बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। और सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं कि हमें गद्यांश को पढ़ना होता है, फिर हमें जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो देने होते हैं। गद्यांश बहुत होता है, अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। हमारा गद्यांश है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे भी इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को ये रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार हमारा साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो हमें साहित्य देता है। ऑप्शन बी है साहित्य जीवन की सृष्टि है। ऑप्शन सी है साहित्य का आधार जीवन है और ऑप्शन डी है साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य का आधार जीवन है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध होता है, क्योंकि साहित्य का आधार जो है वो जीवन है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में ही लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। ऑप्शन ए है परमात्मा की, ऑप्शन बी है आनंद की, ऑप्शन सी है साहित्य की, ऑप्शन डी है रत्न द्रव्य की। तो जैसे हमने अपना गद्यांश पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि किसकी खोज में लगा रहता है। पहले आप आंसर बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 एंड योर आंसर इज आनंद की। ठीक है, मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। हमारे जैसे गद्यांश में दिया गया था कि मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। गद्यांश के अनुसार आनंद किसी को ये रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में और किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। नेक्स्ट है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ऐश्वर्य उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है सृष्टि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है जीवन उत्पन्न करना, ऑप्शन डी है आनंद उत्पन्न करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद उत्पन्न करना। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो क्या उत्पन्न करे, आनंद। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य का उद्देश्य होता है आनंद उत्पन्न करना। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना, यही हमारे साहित्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। ऑप्शन ए है साहित्य व जीवन से, ऑप्शन बी है भरे पूरे परिवार से, ऑप्शन सी है सुंदर और सत्य से, ऑप्शन डी है लंबे चौड़े भवन से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले आप बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य व जीवन से वास्तव में हमें जो सच्चा आनंद मिलता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुंदर व सत्य से। वास्तव में जो हमें सच्चा आनंद मिलता है वह सुंदर व सत्य से मिलता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि गद्यांश के अनुसार वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है सुंदर व सत्य में। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना, यही हमारे साहित्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि साहित्य के आनंद का आधार है। ऑप्शन ए है सुंदर और सत्य को पाना, ऑप्शन बी है जीवन, ऑप्शन सी है ऐश्वर्य पाना, ऑप्शन डी है परमात्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर और सत्य को पाना, यही हमारे साहित्य के आनंद का आधार है। एक्सप्लेनेशंस भी है
कि गद्यांश के अनुसार साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना सही है। साहित्य का आनंद ज्ञान आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। नेक्स्ट है कि परिमिति का अर्थ है, ऑप्शन ए है सीमित, ऑप्शन बी है दबा हुआ, ऑप्शन सी है विस्तृत, ऑप्शन डी है फंसा हुआ। तो हमारा सही आंसर होगा, पहले आप बताइए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सीमित। जो परिमिति होता है तो परिमिति का अर्थ होता है सीमित। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि परिमिति का अर्थ जो है वो है सीमित। परिमिति के अन्य अर्थ हैं जो मापा जा चुका हो, कम, थोड़ा, मामूली, अल्प इत्यादि। वहीं विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ, विशाल, लंबा, चौड़ा, खुला हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि आनंद का समानार्थी शब्द होगा। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ देते हों। ऑप्शन ए है जीवन, ऑप्शन बी है खुशी, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है परमात्मा। तो हमारा सही आंसर होगा, आप बताइए पहले। तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आप होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशी। आनंद का समान अर्थ होता है खुशी। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि आनंद का समानार्थी शब्द है खुशी। आनंद के अन्य अर्थ होते हैं उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता इत्यादि। जीवन अर्थात हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की कला अवधि जीवन कहलाती है। साहित्य सा प्लस हित प्लस एक के योग से बना है, अर्थात साहित्य का भाव साहित्य है। परमात्मा परम ब्रह्म यानी कि ईश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबोध का विलोम शब्द होगा। विलोम मतलब जो उल्टा अर्थ देते हैं। ऑप्शन ए है निर्बोध, ऑप्शन बी है दुर्बोध, ऑप्शन सी है कुबोध, ऑप्शन डी है विचलित। तो सही आंसर है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सुबोध का उल्टा जो होता है वो होता है दुर्बोध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस भी है कि जो सुबोध है इसका विलोम होता है दुर्बोध, विचलित है इसका विलोम होता है अविचलित, सरल है इसका विलोम होता है कठिन, प्रचलित है इसका विलोम होता है अप्रचलित। सुबोध का दुर्बोध, विचलित का अविचलित, सरल का कठिन, प्रचलित का अप्रचलित। नेक्स्ट है कि लंबे चौड़े भवन में वाक्य में जो लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन ए है क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है विशेषण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि लंबे चौड़े भवन में जो लंबे चौड़े हैं ये व्याकरण की दृष्टि से टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन डी विशेषण। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में जो लंबे चौड़े हैं ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। संज्ञा वे होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की बारे में बताता है, मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव एक के बारे में बताया उन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे राम श्याम। और जो विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक्सप्लेनेशंस भी है कि लंबे चौड़े भवन में वाक्य में जो लंबे चौड़े हैं ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द इन्हें हम कहते हैं विशेषण। यदि ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के जो रूप हैं, आकार है, अवस्था है, रंग है, गणना है आदि की दृष्टि से इनके अनेक गुण होते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्यांश के बाद पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पद्यांश है कि छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है बेकभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वे तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। तो ये हमारा है पद्यांश। कह रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन कि जीवन में प्रायः घटनाएं होती ही रहती हैं, एक स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है लुटने और रूठने की, ऑप्शन बी है आने और जाने की, ऑप्शन की है कुछ मिलने की और छिन जाने की, और ऑप्शन डी है भूलने की और याद करने की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2,
टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ मिलने की और छिन जाने की। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि उपयुक्त पदांश के अनुसार जीवन में प्रायः कुछ मिलने की और छिन जाने की घटनाएं होती रहती हैं। रिक्त स्थान के लिए सही उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है। ऑप्शन ए है तुलसी को हरा भरा रखना। ऑप्शन बी है तुलसी की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। ऑप्शन सी है दिया जलाकर पूजा करना। ऑप्शन डी भजन कीर्तन करना। सही आंसर हो जाएगा हमारा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन बी कि जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है कि जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। प्रस्तुत पदांश का आशय है कि मनुष्य को आस्थावान होना चाहिए, जैसे भगवान सुने या न सुने फिर भी मंदिर जाना नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है कि घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है। ऑप्शन ए है घर जाने वाले रास्ते को। ऑप्शन बी है घर जाने वाली गली को। ऑप्शन सी है सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। ऑप्शन डी है निराशा और हताशा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 एंड योर आंसर राइट इज ऑप्शन सी, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। घर लौटने का मार्ग सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को कहा गया है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को घर लौटने के मार्ग कहा गया है। दिए गए पदांश के अनुसार मंदिर में जो रोज शाम दिया नहीं जलाता है वह दो घर लौटने का फैलाता है। नेक्स्ट है अंधेरा फैलाता है का आशय है। ऑप्शन ए है निराशा भरा जीवन। ऑप्शन बी है कम रोशनी वाली रात। ऑप्शन सी है अधिक अंधेरा हो जाना। ऑप्शन डी है अंधेरे का विस्तार होना। सही आंसर है, बहुत ईजी है, आंसर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निराशा भरा जीवन। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि उपयुक्त पदांश के अनुसार अंधेरा फैलाता है का आशय कि निराशा भरा जीवन। मनुष्य को कभी भी निराश नहीं पालनी चाहिए निराशा, क्योंकि आशा ही जीवन में प्रकाश को फैलाती है। नेक्स्ट है कि मंजरी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए है मंजरी प्लस ता। ऑप्शन बी है मंजर प्लस इत। ऑप्शन सी है मंज प्लस रित। ऑप्शन सी है मंजरी प्लस इत। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? आपका समय स्टार्ट होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंजरी प्लस इत मंजरित। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि मंजरी शब्द में मूल शब्द मंजरी है और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्ययों से बने अन्य शब्द हैं सुगंधित, नियमित, पीड़ित, मोहित, शिक्षित इत्यादि। नेक्स्ट है कि संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भाव का कौन सा आभास है। ऑप्शन ए है आशावादी। ऑप्शन बी है निराशावादी। ऑप्शन सी है तुलनात्मक और ऑप्शन डी है अनास्थावादी। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में सही आंसर हो जाएगा हमारा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ऑप्शन ए आशावादी। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि प्रस्तुत पदांश में संध्या के सिंदूरी प्रकाश में वाक्य का भाव होगा आशावादी। जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो कभी प्राप्त है वह कभी अप्राप्त होगा, किंतु जीवन में मनुष्य को निराशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी का क्वेश्चन है हिंदी में कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। यानी कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण हो रही है और हर एक विद्यार्थी अपनी अपनी राय दे रहा है। भाषा अध्यापक यानी कि हिंदी पढ़ा रहे हैं आप, हिंदी के भाषा अध्यापक हैं, तो उस नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। ऑप्शन ए है कि भाषा में प्रवाह। ऑप्शन बी है कि विषय वस्तु में निपुणता। ऑप्शन सी है विभिन्न लेखकों के कथन और ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण शैली। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो बताइए कौन सा होगा। तो हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, जैसे कि टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी राय दे रहे हैं एक एक करके। हिंदी के भाषा अध्यापक होने के नाते आप उनका आकलन करेंगे।
भाषा में प्रवाह के आधार पर कि उनका भाषा में प्रवाह कैसी है, विषय वस्तु में उनकी निपुणता कैसी है और उनका प्रस्तुतिकरण शैली यानी प्रस्तुत करने की उनकी शैली कैसी है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक का उपयोग का आकलन होगा भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, प्रस्तुतिकरण शैली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। दूसरा है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। तीसरा है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। और चौथा है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो बताइए कौन सा पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। तो हमारा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम आप आंसर बता देती है, मैं टाइम नहीं देती, तो अब आपका टाइम हो गया। बताइए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। ये पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। नेक्स्ट हमारी एक्सप्लेनेशन है ये वाली कि अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। पारस्परिक शिक्षण एक छोटी समूह निर्देशात्मक गतिविधि होती है जिसमें छात्र शिक्षक जो है वो बनते हैं, जिसमें जो छात्र होता है वो क्या बनते हैं? शिक्षक। और 4 प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं जिससे अच्छे पाठक पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं और छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए जो प्रश्न हैं वो क्या किए जाते हैं? पूछने चाहिए। इस संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को मदद दे रही है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पुनर्वलन दे रही है और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो बताइए एक जो अध्यापिका है, जब उनके जो विद्यार्थियों ने आवश्यकता होती है तब वो उन्हें हेल्प करती है, तो वो क्या कर रही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। पहले आप बताइए, आपके पास अपने आई होप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को क्या कर रही है? मदद दे रही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ क्या कर रही है? मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व को डाल रही है। यहाँ अध्यापिका विद्यार्थियों को क्या कर रही है? मदद दे रही है। ठीक है, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। मतलब जब बच्चों को आवश्यकता होती है तभी वो उनकी हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकेत, ऑप्शन सी है अंतःक्रियात्मक और ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक। सही आंसर हो जाएगा। बताइए पहले सही आंसर कौन सा है? आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, क्योंकि ऐसा किया कीजिए कि ए, बी, सी या डी ऐसे आंसर दिया कीजिए। पूरा आंसर देंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रियाएं निहित होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत को क्या करती है? प्रतिबिंबित कर रही है। नेक्स्ट है कि श्रव्य और लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना।
और थर्ड है कि कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समुच्चय के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन बी है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन सी है मौन तरीका और ऑप्शन डी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा सामग्री आधारित निर्देश। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि उपयुक्त दिए गए कथन आधारित सामग्री आधारित निर्देश सिद्धांत पर आधारित है। सामग्री आधारित निर्देश भाषा के बजाय किस पर केंद्रित होते हैं? सामग्री पर, और ये दूसरी भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण को भी संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, यानी कि जब सेकेंड लैंग्वेज होती है उसकी अधिगम में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कि लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन बी है कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी है कि अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना और ऑप्शन डी है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, द्वितीय भाषा के अधिगम में विभिन्न प्रकार के श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना है शामिल। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना शामिल है। मनुष्य अपनी भाषा के रहन सहन की कोई दूसरी भाषा सीखकर अपने को सामाजिक संप्रेषण के उन क्षेत्रों से जोड़ सके जिनकी पूर्ति किसमें की जाती है? द्वितीय भाषा के माध्यम से संभव होती है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। जो उद्घोषणाएं थी और वक्तव्य थे उनका क्या करने के लिए कहा? विश्लेषण। तो यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन ए है लिखित विमर्श चिंतन, ऑप्शन बी है वाचिक विमर्श चिंतन, ऑप्शन सी है मुद्रित विमर्श चिंतन और ऑप्शन डी है अप्रकाशित विमर्श चिंतन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाचिक विमर्श चिंतन। भाषा की कक्षा में जो अध्यापिका है वह विद्यार्थियों को पिछले माह की गई जो आम उद्घोषणाएं हैं और वक्तव्य हैं उनका विश्लेषण करने के लिए कह रही है। तो यहाँ अध्यापिका वाचिक विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि उपयुक्त कथन में अध्यापिका वाचिक विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। विमर्श वे होता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के साथ जो हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, और चिंतन वे होता है जिसे हम मन में उमड़ रहे विचार के रूप में किया जाता है, क्योंकि चिंतन जो होता है वो कैसे किया जाता है? हमेशा अकेले में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है मौखिक उपागम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक उपागम और ऑप्शन डी है शब्दकोशीय उपागम। तो कौन सा उपागम भाषा के अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या फिर वाक्यांशों की भूमिका पर बल देगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शब्दकोशीय उपागम। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि शब्दकोशीय उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या फिर वाक्यांशों की भूमिका पर क्या देता है? बल। शब्दकोशीय उपागमों में भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े हुए बहुत से शब्द समूह होते हैं, इनसे बनती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। पहला है कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। ऑप्शन बी है कि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। थर्ड है कि अर्जन भाषा निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है और फोर्थ है कि अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही है कि जो अर्जन है वो भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है
कि अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। अन्य कथन से असमान है क्योंकि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित होता है और नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता कैसी होती है, जो बालक होते हैं उनमें बचपन से यानी जन्मजात होती है और भाषा की जो व्यवस्था होती है उसको पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। ऑप्शन ए है रोजर ब्राउन, ऑप्शन बी है स्टीफन कैसन, ऑप्शन सी है ब्लूमफील्ड और ऑप्शन डी है कोविन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन कैसन। प्रकृतिवादी उपागम जिसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है वो है स्टीफन केशन। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्रकृतिवादी उपागम स्टीफन केशन का सिद्धांत है जिन्होंने शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य चिंतक प्रकृति को मूल तत्व समझाती है और इसी को वे भूलोक का कर्ता एवं उत्पादन साधन मानती है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण है कि प्रयुक्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि ये और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सेकेंड है कि ये और दोनों सही तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ये सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए गलत है लेकिन आर सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन भी है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त एक्सप्लेनेशन से भी कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कथन सत्य है। प्रयुक्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की हैं। इस प्रकार अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है किंतु आर अभिकथन ए की जो सही व्याख्या है वो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट है यानी कि जो कान के पर्दे हैं उनसे टकराती है, ये श्रवण के रूप में जानी जाती है। वहीं सेकेंड है कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो कोड में से हमें सही उत्तर का चयन, लेकिन बी गलत है। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो हमारे कर्णपट है यानी कि जो कान के पर्दे हैं इनसे टकराती है, ये श्रवण के रूप में जानी जाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि होती है जो क्या करती है, प्रक्रिया। ये कथन सत्य है। कथन ए और बी दोनों इस तरह से सही हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, मतलब कई सारे भाषाओं को स्वीकार कर लें। दूसरा है सभी को एक समान समय देना, सबको एक साथ समय दें। थर्ड है कि उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना और फोर्थ है कि विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मानित करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय चिंतन को क्या करना, प्रोत्साहित। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान और वर्गों की संस्कृति पर करना चाहिए, पर उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है कि विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना तथा उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना। एक अध्यापक होने के नाते आपका ध्यान विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मानित करना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है शब्निम ज्ञान, ऑप्शन बी है वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी है रूप ग्राम आकृति मूलक और ऑप्शन डी है वर्तनी विषयक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूप ग्राम आकृति मूलक। एक्सप्लेनेशंस भी है कि व्याख्या हमारी कह रही है कि
रूपग्राम आकृति मूलक को भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किसी भाषा में जिन नियमों और प्रक्रियाओं के कारण वाक्य का निर्माण होता है उसे वाक्य विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय है? ऑप्शन ए कि उन विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित करें। दूसरा है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करके उनमें विद्यार्थियों को संलग्न करें। थर्ड है कि उनके निष्पादन हेतु पुनर्बलन दें। और चौथा है उन्हें कुछ और तरह के काम दें। तो पहला है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, दूसरा है सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है, तीसरा है फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है और चौथा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। यानी कि उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करके उन विद्यार्थियों को संलग्न करें और उनके निष्पादन हेतु उन्हें क्या प्रदान करें? पुनर्बलन प्रदान करें। एक्सप्लेनेशंस भी है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में जो संकोच हैं वो कर रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए संकोच को हम क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कक्षा में जो अनौपचारिक गतिविधियां हैं उनका आयोजन करके विद्यार्थियों को संलग्न कर सकते हैं और उनके निष्पादन के लिए उन्हें जो पुनर्वर्धन है वो भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 3 फरवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले हमने 6 फरवरी 2023 का 4 फरवरी 2023 का पेपर डाल दिया है। ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जूनियर लेवल का भी कराते हैं, वो भी देखा कीजिए। हमारा प्राइमरी लेवल 1 to 5 का है और वो हमारा जूनियर लेवल 6 to 8 का है। ठीक है। साथ ही आप हमें होम एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।